नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का, और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाएं हमें बहुत दूर की लगती है। ऐसा लगता है कि मध्यपूर्व में क्या हो रहा है, यूरोप में कौन किससे लड़ रहा है और इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना है। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब केवल कूटनीति या सैन्य संघर्ष नहीं रहा है। इसकी गर्मी अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। आज भारत में रोज लगभग 90 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हो रही है, लेकिन डिलीवरी हो रही है लगभग 50 लाख सिलेंडर की। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें दिखाई देने लगी हैं। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में एलपीजी की कमी होने वाली है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी का इंपोर्टर है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, और जब भी मिडिल ईस्ट में संकट होता है तो उसका सीधा असर भारत की महंगाई, ईंधन की कीमतों और अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। यानी जो युद्ध हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, उसका असर भारत के आम नागरिक की रसोई और बजट दोनों के ऊपर पड़ने लगा है। और इसी मुद्दे को आज हम जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। गैस क्राइसिस इन इंडिया। भारत में गैस का संकट है। 90 लाख रोज बुकिंग हो रही है, 50 लाख ही जो है वो डिलीवरी हो पा रही है। ये प्रमुख समाचार पत्रों से हमने आज के न्यूज को लिया है। चाहे हम बात ट्रिब्यून की करें, ट्रिब्यून लिखता है डेली एलपीजी बुकिंग राइजेस फ्रॉम 55 लाख टू 75 लाख। अलग अलग न्यूज़पेपर के आंकड़े अलग अलग बता रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है राइजिंग कंसर्न ओवर इंडिया एलपीजी सप्लाई कॉजेज कॉन्स्टेंट्स एंड मार्केट इम्प्लीकेशन। एक और न्यूज़पेपर है, वो लिखता है कुकिंग गैस शॉर्टेज हिट्स किचन इन इंडिया एंड नेपाल एज सप्लाई फ्रॉम मिडिल ईस्ट स्लो डाउन। राइटर्स लिखता है इंडिया सीक पैसेज फॉर मोर वेसल्स स्टैंडर्ड अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर अ फ्यू सेल थ्रू। तो इन्हीं सारे समाचारों को हम लोग समझते हैं और विस्तार पूर्वक इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल और सबसे आम सवाल कि ये एलपीजी क्या है, और हमें इसको समझना आवश्यक है कि एलपीजी आखिर कर है क्या। क्योंकि हम जब किसी संकट के बारे में बात करते हैं तो उसकी बुनियादी संरचना समझना जरूरी होता है। साथियों, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन गैसों की खासियत यह है कि इन्हें दबाव में लिक्विड फॉर्म में आसानी से बदला जा सकता है, और इसलिए इन्हें सिलेंडर में भरकर घरों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एलपीजी सीधे जमीन से वैसे ही नहीं निकलती जैसे क्रूड ऑयल निकलता है। एलपीजी दो प्रमुख प्रक्रियाओं से प्राप्त होती है। सबसे पहली प्रक्रिया क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की रिफाइनिंग से। यानी कि क्रूड ऑयल रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो कच्चा तेल को पहले रिफाइनरी में अलग अलग उत्पादों में बदला जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और उसी प्रक्रिया में एलपीजी भी बनता है। और दूसरा नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, यानी कि जब प्राकृतिक गैस को शुद्ध किया जाता है तो उससे भी एलपीजी प्राप्त होती है। इसलिए एलपीजी को अक्सर एनर्जी प्रोडक्शन का बाई प्रोडक्ट भी जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को और भी समझते हैं। और आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर भारत की ही है और बता रहा है कि भारत में किस प्रकार से संकट है। साथियों, भारत में एलपीजी की खपत की अगर हम बात करें तो भारत में एलपीजी केवल एक ईंधन नहीं है, बल्कि यह घरेलू ऊर्जा सुरक्षा का आधार बन चुका है। आज भारत में लगभग 33 करोड़ से अधिक लोगों के पास एलपीजी का कनेक्शन मौजूद है, और रोज लगभग 60 से 65 लाख सिलेंडर की भारत में खपत होती है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है साथियों। ये जो मैं खपत की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि विश्व के कई सारे देशों की आबादी भी इतनी नहीं होगी। और एलपीजी का उपयोग को ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। लगभग 88% एलपीजी का प्रयोग डोमेस्टिक कुकिंग यानी कि घरेलू उपयोग में होता है, और 12% का जो है वह कमर्शियल यानी कि होटल में, रेस्टोरेंट में या अन्य उद्योग में देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ है कि भारत की रसोई में बनने वाला भोजन काफी हद तक
एलपीजी के ऊपर निर्भर है और इसलिए जब एलपीजी की सप्लाई में कोई संकट आता है तो उसका असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि सीधे आम नागरिक के रोजमर्रा की जिंदगी और महंगाई के ऊपर भी पड़ता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न है कि क्यों भैया ये संकट क्यों आ रहा है, और इस पर हम लगभग 14 दिन से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपके स्क्रीन पर ये एलपीजी और एलएनजी का अंतर भी हम देख लेते हैं। साथियों, जैसा कि हमने एलपीजी के बारे में बात की और हमने कहा कि इसका अर्थ होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वहीं एलएनजी का अर्थ होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलपीजी में हमने कहा कि दो प्रमुख गैस होती हैं, प्रोपेन जिसको C3H8 और ब्यूटेन जिसको C4H10 भी कहा जाता है। एलएनजी में जो गैस होती है उसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन के अलावा एथाइल मेराकाप्टान और अदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलएनजी में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन गैसेस भी मिलते हैं। एलपीजी जो है वो बाई प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरी का, और एलएनजी जो है वो नेचुरल गैस रिजर्व है। एलपीजी के बारे में बात करें तो ये हाई प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है, और एलएनजी के बारे में बात करें तो कूलिंग डाउन -162 डिग्री तक इसको कूल करके एलएनजी को जो है वो तैयार किया जाता है। एलपीजी को स्टोर करने की बात करें तो ये सिलेंडर या टैंक्स में हाई प्रेशर से भरा जाता है, और एलएनजी की बात करें तो ये क्रायोजेनिक इंजन में जो है यानी कि वेरी कोल्ड टैंक में इसको रखा जाता है। एलपीजी को शिप या नॉर्मल सिलेंडर या टैंकर से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एलएनजी को क्रायोजेनिक टैंकर से ही इंपोर्ट किया जा सकता है। हीट एनर्जी की बात करें तो एलएनजी से ज्यादा हीट एनर्जी एलपीजी में निकलता है, और हमने तुलना की है। एलपीजी का यूज कुकिंग में, हीटिंग में, स्मॉल इंडस्ट्री में और व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट में होता है। एलएनजी का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए या इसके अलावा ट्रक्स में, शिप में या लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें, या फर्टिलाइजर या इंडस्ट्रियल यूज में जो है वो किया जाता है। अब हमने कहा कि इस समय समस्या जो है वो क्यों आई है, तो इस समस्या के पीछे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट्स के ऊपर जो क्राइसिस है। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध भारत की एलपीजी सप्लाई को कैसे प्रभावित कर रहा है, और इस पूरे संकट का अगर कोई केंद्र है तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो कि आपको मैप में दिख रहा है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी का चोक पॉइंट माना जाता है, और ये एक बहुत ही संकरा मात्र 30 से 33, ये 33 किलोमीटर जो है वो चौड़ा है, और इट हैज 3 किलोमीटर वाइड शिपिंग लेन्स फॉर मॉरिटाइम ट्रैफिक। ये इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। इसके बारे में अगर और भी हम बात करें तो ये पर्शियन गल्फ को जो है वो गल्फ ऑफ ओमान के साथ जो है वो जोड़ता है, और गल्फ ऑफ ओमान आगे जाके अरब सागर, ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिल रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये अरब सागर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मैप के हिस्से को अगर आप समझेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। यही आपको सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान देखने को मिल रहा है, इधर ईरान जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर यहां बात करें तो कुल मिलाकर आप यही समझ सकते हैं कि ये हॉर्मुज जो स्ट्रेट है ये वही रास्ता है जिससे कि गल्फ देशों का तेल और गैस पूरी दुनिया तक जो है पहुंचता है, और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि इस रास्ते से गुजरता है, इस समय यही संकट है, लड़ाई हो रहा है ना। तो आप समझिए, चाहे हम एलएनजी की बात करें चाहे एलपीजी की बात करें, यहीं से जो है सारा का सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। चाहे सऊदी अरबिया का हो, चाहे यूएई का हो, चाहे कुवैत का हो, चाहे ओमान का हो, चाहे इराक का हो, सभी के सभी देश इन्हीं एरिया से जो है निर्यात करते हैं, और वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट कहा जाता है। क्योंकि भारत के लिए महत्व क्यों है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा का काफी हद तक अगर हम बात करें तो निर्भरता इन्हीं गल्फ कंट्रीज के ऊपर देखने को मिलती है। भारत के लिए अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट से आने वाला अधिकांश जो कच्चा तेल है, चाहे हम बात करें एलपीजी कार्गो की बात करें तो यहीं से आ रहा है। यानी कि अगर इस रास्ते में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा है तो इसका सीधा असर जो है वो भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर होगा। अब मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, 28 फरवरी से जो स्थिति शुरू हुई है, कई सारी शिपिंग कंपनी ने यहां जहाज भेजना कम कर दिया है, क्योंकि मिसाइल हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, और कुछ जहाजों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं किराया जो है वो बढ़ रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बात आ रही है कि जहां पहले इस स्ट्रेट से 150 से 170 जो जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं, आज इनकी संख्या घट के 10 से 15 के आसपास हो चुकी है।
और इसका असर भारत पे ये हुआ है कि इसका परिणाम भारत पे हुआ है कि एलपीजी कार्गो की सप्लाई धीमी हो गई है, इंपोर्ट शिपमेंट में डिले हो रहा है और यही कारण है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी का जो दबाव है बढ़ रहा है। यानी हजारों किलोमीटर से दूर चल रहा जो युद्ध है वो भारत की रसोई और भारत के घरेलू बजट को जो है प्रभावित कर रहा है। साथियों, अब इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत की एलपीजी सप्लाई कितनी हद तक विदेशियों पर निर्भर है या विदेशी देशों के ऊपर निर्भर है। तो भारत की एलपीजी सप्लाई का कुल आपूर्तिकर्ता मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दो स्रोत है। 60% एलपीजी हम आयात करते हैं और 40% एलपीजी का हम घरेलू उत्पादन करते हैं। घरेलू उत्पादन भारत की रिफाइनरीज और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट से होता है। लेकिन जिस प्रकार से देश की आबादी बढ़ रही है, सरकार की उज्ज्वला योजना के बाद अगर हम बात करें तो घरेलू कुकिंग फ्यूल की मांग जो है वो इतनी ज्यादा है कि हम अपने यहां से इसका प्रोडक्शन करके सप्लाई पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़ी मात्रा में एलपीजी हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है और भारत को जो एलपीजी आयात करना पड़ रहा है मुख्य रूप से गल्फ रीजन से आ रहा है। चाहे हम यूएई की बात करें, चाहे कतर की बात करें, चाहे सऊदी अरबिया की बात करें, चाहे कुवैत की बात करें और इन देशों को मिलाकर अगर हम बात करें तो 90% से अधिक हम एलपीजी को इन सारे देशों से आयात कर रहे हैं। यानी कि भारत की रसोई काफी हद तक अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट एनर्जी सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर। और यही कारण है कि जब इस क्षेत्र में मिडिल ईस्ट में जो युद्ध है, प्रतिबंध है, समुद्री संकट पैदा हो रहा है तो उसका असर जो है हमें केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका असर सीधे भारत की एलपीजी सप्लाई पर, ईंधन की कीमतों पर, महंगाई पर और अंततः आम नागरिक के जीवन स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। और यानी भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इशू भी जो है बन चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में संकट लंबा चलता है तो भारत के पास एलपीजी का कितना भंडार है। साथियों, भारत की इमरजेंसी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बारे में बात करें तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि भारत के पास अभी सीमित स्ट्रेटेजिक एलपीजी स्टोरेज मौजूद है। मुख्य रूप से दो बड़े स्टोरेज जो है वो हमारे देश में है, एक कर्नाटक का मंगलोर और दूसरा विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश। और ये दोनों के दोनों स्थान भारत की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और एलपीजी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां बड़ी मात्रा में गैस को सुरक्षित रखा जाता है ताकि सप्लाई जो है वो बाधा ना हो सके और कुछ समय तक देश में जो आपूर्ति है उस आपूर्ति को पूरा किया जा सके। और वर्तमान स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट्स आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी भी भारत के पास 25 से 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है, जबकि एलएनजी का स्टॉक 10 दिनों के आसपास बताया जा रहा है। और ये स्टॉक समान परिस्थितियों में सप्लाई बफर की तरह जो है काम करता है। लेकिन लंबे समय में अगर हम बात करें तो अगर शिपिंग डिसरप्शन रहता है या मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है तो ये भंडार जो है वो तेजी से कम हो रहा है। अब आपके दिमाग में ये कंडीशन आएगी कि भाई भारत में पैनिक बुकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है कि देखिए घबराने की बात नहीं है, अफवाहों पे ध्यान मत रखिए, लेकिन भारत में लोग पैनिक हो रहे हैं। साथियों, जब लोगों का सप्लाई डिसरप्शन की खबर मिलती है मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, है ना, समाज में, तो अक्सर लोग जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक बिहेवियर दिखाने लगते हैं। और इस समय भी कई शहरों में एलपीजी की जो बुकिंग अचानक बढ़ गई है, लोग एक्स्ट्रा सिलेंडर अपने पास रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पे डिलीवरी डिले की जो है शिकायत जो है सामने आ रही है और यही कारण है कि रोज लगभग 90 लाख के आसपास बुकिंग हो रही है, जबकि डिलीवरी 50 लाख तक ही सीमित है। सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां आ रही हैं और प्रमुखतः तीन सबसे बड़ी चुनौतियां आ रही हैं कि सप्लाई चेन को कैसे स्थिर रखें, पैनिक बाइंग को कैसे नियंत्रित रखें, यानी कि लोग जो पैनिक होकर खरीद रहे हैं, और तीसरा अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की व्यवस्था कैसे करें। यानी यह केवल एक ऊर्जा संकट की बात नहीं है बल्कि यह एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस पूरे मामले को जो है वह हम एलपीजी क्राइसिस के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है साथियों। असल में यह पूरा का पूरा एक गहरा जियोपॉलिटिकल संकट भी है। मिडिल ईस्ट का रणनीतिक महत्व यह है कि अगर मिडिल ईस्ट को लंबे समय से दुनिया का जो एनर्जी का जो हार्टलैंड है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, विशाल
गैस रिजर्व है और सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल शिपिंग रूट्स जो है वो यहां से गुजर रहा है। यानी कि क्षेत्र केवल क्षेत्रीय राजनीति का नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित करता है। और मिडिल ईस्ट में कई बड़ी शक्तियां सक्रिय हैं, उनके अपने अपने हित हैं और अपने हितों के लिए जब आपस में टकरा रहे हैं तो फिर स्थिति खराब हो रही है। चाहे हम बात अमेरिका की करें जो कि क्षेत्र में अपने सैन्य और रणनीतिक उपस्थिति को बनाए रखना चाहता है, चाहे ईरान की बात करें तो गल्फ क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, सऊदी अरब की बात करें तो ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय नेतृत्व को बनाए रखना चाहता है, चाहे इजराइल की बात करें कि अपने सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर काफी सतर्क है। इन चार शक्तियों के बीच में जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा चल रही है, अविश्वास बना हुआ है, यह क्षेत्र अक्सर अस्थिर बना रह रहा है। और इस संकट ने एक बार फिर से दुनिया को यह दिखा दिया है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन कितना ज्यादा नाजुक है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति कुछ सीमित समुद्री क्षेत्र मार्गों के ऊपर निर्भर है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, चाहे हम स्वेज कैनल की बात करें, चाहे मलक्का स्ट्रेट की बात करें। और इनमें से अगर कोई भी चोक पॉइंट बाधित होता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था जो है प्रभावित होगी। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो ये वैश्विक तेल की कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आएगा। शिपिंग, इंश्योरेंस और फ्रेट कॉरिडोर का जो किराया है, मतलब फ्रेट कॉस्ट है जो, वो बढ़ जाएगा। एनर्जी का इन्फ्लेशन होगा, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में महंगाई बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और वैश्विक आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर होगा। यानी कि केवल यह मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं बनेगी बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला संकट बन सकता है। और भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है यहां से सबक निकालना है। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को जो है मजबूत करना होगा। भारत को एनर्जी इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन रखना होगा, यानी कि भारत को अन्य देशों के से भी बातचीत करना होगा। स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व भारत को बढ़ाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत को बढ़ना होगा और वेस्ट एशिया में संतुलित कूटनीति लेकर भारत को चलना होगा। भारत इजराइल, ईरान या अन्य देशों के साथ खुलकर न रहे, सबके साथ जो है वह बैलेंस रखे, तभी भारत भविष्य में ऐसे जियोपॉलिटिकल एनर्जी शॉक को जो है वो खुद को सुरक्षित रख सकता है। सरकार इसके लिए कई सारे जो है वो कदम उठा रही है, काफी सारी बातें कर रही है सरकार। जैसे कि हमने कहा कि सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, यानी कि सरकार को केवल मिडिल ईस्ट नहीं, यूएसए से, नॉर्वे से, कनाडा से, रशिया से, अल्जीरिया से भी जो है बात करना होगा। भारत को 90% जो बाहर से निर्भर है उसके जगह पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। सरकार ने रिफाइनरी से कहा है कि भैया एलपीजी का उत्पादन बढ़ाइए, और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि भारत की जो रिफाइनरी है वो पहले की तुलना में 28% उत्पादन ज्यादा बढ़ा दी है। भारत को अपने कूटनीतिक स्तर को जो है वो तेज करना होगा, जैसे कि एस जयशंकर साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो ईरान के नेतृत्व से बार बार संपर्क कर रहे हैं जिससे कि समान स्थिति बनी रहे, जिससे कि ईरान भी जो है वो हमारे यहाँ जो जहाज आ रहे हैं उसको छूट दे रहे हैं कि भैया आप जाइए। ठीक, इसके अलावा सरकार को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर भी काम करना पड़ रहा है। सरकार ने जो है ये एलपीजी सिलेंडर को जो है वह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से इस पर जो कालाबाजारी थी, जो एलपीजी होर्डिंग थी, उसको समाप्त करने की बात की है और इस समय कमर्शियल सप्लाई को काफी सीमित कर दिया है। भारत को साथियों जो है वो आगे ये करना होगा कि संकट के 3 जो बड़े सबक हैं उससे सीखना होगा। जैसे हमने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात की, भारत को जिस प्रकार से तेल का स्टोरेज करता है भारत, वैसे ही गैस की स्टोरेज कैपेसिटी भी भारत को बढ़ानी होगी और भारत को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जो है वो आगे बढ़ना होगा। ठीक साथियों, आपके स्क्रीन पर ये जो मैप है, जिस मैप से हम रूट की बात करें तो अगर हम गल्फ कंट्री से तेल मंगा रहे हैं तो 3 से 5 दिन में हमें मिल जाएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से तेल मंगाते हैं तो हमें ये 12 से 15 दिन लगेगा। अफ्रीकन कंट्री से मंगाते हैं तो 15 से 20 दिन लगेगा। अमेरिका से लेते हैं तो 35 से 45 दिन, कनाडा से भी 35 से 45 दिन, नॉर्वे से अगर हम ले रहे हैं तो 25 से 30 दिन, रशिया से अगर हम ले रहे हैं तो 25 से 30 दिन। यानी कि जो शिप अगर इस एरिया से आ रहे हैं भारत, तो ये पूरा डेट है कि इतना टाइम जो है उनको लगेगा। और यह संकट हमें बार बार यही याद दिलाता है कि आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं होता है बल्कि उसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत की रसोई पर भी पहुंचता है। और इसलिए भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता जो है वो बन चुका है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।